हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर हरजीत और आज हम करने वाले हैं मेथड्स टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का फर्स्ट टॉपिक ऑब्जर्वेशन. While shopping in the market, you must have noticed various activities of the people. When you observe their activities, you also think about is why they are doing these activities, and probably you reach to a conclusion about the cause of such activities. जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तब हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो लोगों के द्वारा की जा रही होती हैं. जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम सोचते हैं और विचार करते हैं कि ये एक्टिविटीज़ क्यों की जा रही हैं. सोचने पूछने के बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं कि इन एक्टिविटीज़ को करने के पीछे क्या कॉज या रीज़न्स रहे होंगे. उदाहरण के लिए राम जब बाज़ार गया तो आगे का रास्ता ब्लॉक था. राम ने अपने स्कूटर से उतरकर ऑब्जर्वेशन किया कि आगे बड़ी सी क्रेन खड़ी है जिस पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं. उसने आगे निरीक्षण किया कि एक महिला बड़ी सी वॉल पर वॉल आर्ट बना रही है. पूछताछ व पेंटिंग को अच्छे से देखने के बाद राम समझ जाता है कि पेंटिंग किसी सोशल कॉज के लिए बनाई जा रही है. ऑब्जर्वेशन के अनुसार वह समझ जाता है कि रास्ता ब्लॉक रहेगा. वह दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य की तरफ निकल जाता है. इससे पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन कर हमें किसी भी इवेंट के होने के कारणों का पता लगता है. वह हर एक इवेंट के को रिलेट कर कर हम डिसीजंस लेते हैं. However, the meaning of observation goes a little further as compared to discussed above. जो हमने ऊपर समझा ऑब्जर्वेशन के बारे में एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन गोज अ लिटिल फर्दर. उसको हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे. ऑब्जर्वेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम सिस्टमेटिक वे में इंक्वायरी करते हैं, देख कर नोटिस करके किसी भी फिनोमेना व इवेंट को, ताकि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें. ये पहली अप्रोच है जो यूज़ की जाती है बहुत सी फील्ड में, साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड अदर फील्ड्स ऑल्सो. ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है जो हमें डेटा प्रोवाइड करवाता है एनालाइज करके, जो हमने ऊपर राम वाले एग्जाम्पल में भी देखा था जहाँ पे हमें डेटा, राम को एक डेटा प्रोवाइड हुआ और उसके हिसाब से उसने डिसीजन लिया. ये मेथड जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कि जो रिसर्चर है वो जो स्टडी कर रहा है बिहेवियर्स की, पैटर्न्स की और कोई भी इवेंट की, वो क्यों होते हैं, उनके रीजंस क्या होते हैं, उनको जानने में ऑब्जर्वेशन हमारी मदद करता है. ऑब्जर्वेशन एज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी इज ऑफन अंडरस्टूड एज अ सिस्टमैटिक रजिस्टरिंग ऑफ इवेंट विदाउट एनी deliberate attempt to interference with variable operating in the event which is being studied. इस पूरी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं क्योंकि साइकोलॉजी में किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस यूज़ किए जाते हैं और कैसे ये प्रोसेस में आता है, उसको समझने के लिए इसको ध्यान से समझना ज़रूरी है. लेट्स ब्रेक डाउन डिटेल्स हेयर. यहाँ पे हम डिटेल्स को थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं. पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है कि सिस्टमैटिक रजिस्टरिंग ऑफ इवेंट का मतलब है कि जब आप किसी इवेंट के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या रिसर्चर किसी इवेंट के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है तो ऑब्जर्व्ड तरीके से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है और लिखना ज़रूरी होता है. जब भी आप किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखना और रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक वे कहलाता है. एक एग्जांपल लेते हैं. एक पार्क रेंजर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एनिमल बिहेवियर को जंगल में. रेंजर वहाँ सिस्टमैटिक नोट्स बनाएगा कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरैक्ट करती हैं, आपस में खाती हैं और उनकी डेली हैबिट्स. ये ऑर्गेनाइज अप्रोच हेल्प करेगी रेंजर की समझने में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करती है. नो डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू इंटरफेरेंस विथ वेरिएबल मीन्स पर्पसली आप किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं. जैसे कि रेंजर का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे रेंजर पर्पसली किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है जो भी वो देख रहा है, क्योंकि वो जो जिस चीज़ को देख रहा है उसे वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है प्लांट को जो गार्डन में है, जो ग्रो कर रहा है. अगर साइंटिस्ट न
अगर साइंटिस्ट न पानी देने का प्रोसेस, न सनलाइट देने का किसी भी तरीके के प्रोसेस को बदलता नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है नेचुरली जिस तरीके से एक प्लांट ग्रो हो रहा है, इसका मतलब उसने वेरिएबल्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। वेरिएबल सिंपल लैंग्वेज में हर स्टडी में अलग अलग होते हैं। जिस भी तरीके की स्टडी की जाती है या ऑब्जर्व किए जाते हैं उसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। इस एग्जाम्पल में वेरिएबल हुए अमाउंट ऑफ सनलाइट, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा प्लांट का, उसमें जो वेरिएबल था वो सनलाइट, वो था वाटर, जिसके ऊपर अगर कोई इफ़ेक्ट डाला जाता है तो प्लांट की ग्रोथ में चेंज आता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, और इंटरफेरेंस ना करने की वजह से उसने जो भी ऑब्जर्व किया उसकी डिटेल्स को मेंशन किया वहाँ पर। Some interesting fact about observational method. Perhaps the most famous informal observation in the history of development psychology are the observation made by Jean Piaget on his 3 children when they were infants. These observations went on to become the empirical foundation for Piaget development theory. You can also observe the developmental patterns of your younger siblings or nephew to understand the changes in सेंसरी, मोटर डेवलपमेंट एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पर इसको समझने से पहले हम थोड़ा प्याजे के बारे में समझ लेते हैं। कौन थे जेन प्याजे? इनका जो जन्म था वो 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी डेथ 16 सितंबर 1980 में हुई थी। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बच्चों का ऑब्जर्वेशन करके प्याजे ने अपने रिसर्च पब्लिश किए। इनके रिसर्च में कंक्लूजन आए कि बच्चे कैसे अपने आसपास के वर्ल्ड के साथ एक्शन करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में प्याजे का योगदान बहुत बड़ा रहा है। इन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। प्याजे ने पहले जूलॉजी स्टडी किया था, फिर उन्होंने फ़िलॉसफ़ी को स्टडी किया और फाइनली वो साइकोलॉजी की तरफ मुड़े। प्याजे के अनुसार एक टाइम टेबल होता है जिसमें नेचुरल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम फेर बदल नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले एक सेल होता है, सेल के बाद उससे बेबी डेवलप होता है, बेबी के बाद वो गर्भ से बच्चा बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो और स्टेजेस में डेवलप होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो टीन बनता है, टीन के बाद वो एडल्ट बनेगा। तो ये एक नेचुरल टाइम लाइन है जिसके अंदर हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्याजे ने बच्चों की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर काम किया कि हर एक स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और डेवलपमेंट कर रहा होता है, जो आप साइकोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो आपकी बुक में प्याजे के बारे में दे रखा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परहैप्स द मोस्ट फेमस इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी आर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय प्याजे। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है हिस्ट्री में वो जेन प्याजे रहे हैं। इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ किया और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को आगे बढ़ा के इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ दी हैं। इस थ्योरी के हिसाब से आप लोग भी अपने घर के अंदर जितने भी यंग वंस हैं आपके घर में उनको ऑब्जर्व करके, आपके सिबलिंग्स नेफ्यूज़ को ऑब्जर्व करके समझ सकते हो कि कैसे धीरे 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 बच्चों के अंदर सेंसरी डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स बढ़ती हैं उनकी, और किस तरीके से चेंजेस आने लगते हैं। और ये चेंजेस सिर्फ फिज़िकली नहीं होते हैं, कॉग्निटिव लेवल पर भी ये चेंजेस देखे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द मेथड इज़ यूज्ड इन नेचुरल एज वेल एज लेबोरेटरी सेटिंग्स। When it is used to study the event happening in natural environment, it is called naturalistic observation, such as observation the behavior of children on playground. In this case, the observer psychologist has no control on the extraneous variable. He or she simply records the entire activity and analyze them.
On the contrary, in the case of laboratory observation, the event under study is controlled by the observer. For example, studying the effect of included stress or task performance. अब मेथड के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो होता है यूज इन नेचुरल एज वेल एज लेबोरेटरी. जो भी ये प्रयोग किए जाते हैं वो नेचुरल तरीके से भी किए जा सकते हैं और लेबोरेटरी में भी किए जा सकते हैं. when it is used to study the event happening in a natural environment, जब किसी भी natural environment में study की जाती है, इसको naturalistic observations बोला जाता है. इसमें आप किसी भी चीज़ में छेड़खानी नहीं कर सकते हो. इन ऑब्जर्वेशन में जो बिहेवियर होता है उसको एज इट इज़ रिकॉर्ड किया जाता है साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू. मान लो कि कुछ बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है या साइकोलॉजिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता है. वो जिस तरीके से उस ऑब्जर्वेशंस को देख रहे होते हैं उनको वो उसी तरीके से रिकॉर्ड करने होते हैं. उसके बाद आता है आपका लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन. इसमें जो स्टडीज़ होती हैं या वेरिएबल होते हैं थोड़े अंडर कंट्रोल होते हैं. इसमें जिस तरीके की स्टडीज़ की जाएंगी उनके इफ़ेक्ट और जिस तरीके के टास्क परफॉर्मेंस हैं उनको आप दोबारा उनसे करवा सकते हैं या किसी दूसरे कंक्लूजन्स पर निकल सकते हैं. लेबोरेटरी में किए गए ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में किए गए ऑब्जर्वेशंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सो इस दो तरीके से ऑब्जर्वेशंस किए जा सकते हैं. ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर. इन द केस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर द रिसर्चर मिक्सेस up with the event under study and conduct the study, whereas in the case of non-participant observation the researcher maintain an optimum distance and has little impact on the event under study. किसी भी इवेंट के अंदर दो तरीके के ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है या तो वो पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करेगा या नॉन पार्टिसिपेंट. अगर वो चाहता है कि वो किसी भी इवेंट में इन्वॉल्व होके ऑब्जर्वेशंस करे तो वो उस तरीके से भी ऑब्जर्वेशंस कर सकता है. या नॉन पार्टिसिपेंट उसमें इवेंट का हिस्सा ना होकर वो बाहर एक न्यूट्रल वे में खड़ा होके उस सारे इवेंट को ऑब्जर्व करता है और अपने डाटास कलेक्ट करता है. तो यहाँ पे दो तरीके के रोल होते हैं ऑब्जर्वर के, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट. Now we are moving ahead. One of the most important advantage of observation is that it studies the range of behavior in the form in which they are happening. इस तरीके से जो ऑब्जर्वर जो होता है उसके पास खूब सारी रेंज होती है बिहेवियर को स्टडी करने में. However, this method require more time and efforts. और इस तरीके के ऑब्जर्वेशन में मेथड्स में बहुत ही ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं. इट ऑफन बिकम विक्टिम ऑफ द बायसेस ऑफ रिसर्चर. और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे जो रिसर्च होते हैं वो विक्टिम बन जाते हैं रिसर्चर्स के बायसेस के, क्योंकि हर इंसान के परसेप्शंस होते हैं और जब वो इंसान अपने परसेप्शन को अपने रिसर्च में मिक्स कर देता है तो वो ऑब्जर्वेशन या वो रिसर्च विक्टिम टाइप बन जाता है, क्योंकि उसमें पर्सनलाइजेशन हो गया, वो सब्जेक्टिव हो गया. तो वहाँ पर ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्टिवली सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपने पर्सनल बायसेस परसेप्शंस को दूर रखना पड़ता है. Now we have activity 1 here. Methods of observation. To develop an observation tool, you need to establish the indicators for the observation. Developmental tool बनाने के लिए, develop करने के लिए आपको किसी भी event के लिए या किसी भी observation के लिए clues बनाने ज़रूरी होते हैं, indicators बनाने ज़रूरी होते हैं. Indicator are based on what you expect to find in the environment. Indicator या clues based होते हैं कि आप इस environment में या process में क्या देखना चाहते हो, वो इंडिकेटर होते हैं. द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ टू कंसिडर ईच ऑफ द इंडिकेटर एंड मेजर दैम फॉर दियर प्रेजेंस एंड एब्सेंस.
अब जो ये इंडिकेटर्स और क्लूज़ हैं वो अगर किसी इवेंट के अंदर प्रेजेंट हैं या अब्सेंस हैं, उनका क्या रोल होता है, कैसा इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं. नाउ ट्राई टू यूज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड टू कलेक्ट डेटा. इस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मेक अ वीडियो recording for any family function or use a recording that is easily available and study it for non-verbal communication clues. अब आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है अपने किसी भी फैमिली फंक्शन का. उसके अंदर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बोलकर कम्युनिकेट, नॉन वर्बल मतलब जहाँ आपको बोलना नहीं पड़ता है, किसी को भी बोलना नहीं पड़ता, जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज से दिया गया कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स. यहाँ पे आपको पहले क्लूज देखने हैं, जैसे कि स्माइलिंग, कितने लोग स्माइल कर रहे हैं बात करते टाइम. शेकिंग हैंड्स, कितने लोग हैंड शेक कर रहे हैं, कितने लोग नमस्ते कर रहे हैं. यूज़ ऑफ हैंड्स एंड लाइक दैट. इस तरीके से आपको बहुत सारे क्लूज, इंडिकेटर्स को ढूंढना है. काउंट विद द हेल्प ऑफ टैली. जो टैली हमने मैथमेटिक्स में सीखा था, ऑलमोस्ट हम 6th-7th क्लास से, आई थिंक 5th क्लास से टैली को सीखते हुए आए हैं. यहाँ पे आपको टैली मेथड यूज़ करके इन क्लूज़ के बारे में लिखना है और अपने रिकॉर्ड बनाना है. यू कैन प्रोवाइड अ टेबल विथ वेरियस एक्सपेक्ट. आप डिफरेंट बिहेवियर्स वहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने लोग स्माइल कर रहे हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिख के स्माइलिंग, शेकिंग हैंड, नमस्ते. इसके अलावा और कुछ भी इसमें जो दे रखा है, जैसे कि इंडियन सेटिंग्स में जो नॉन वर्बल क्लूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे कितने लोग. ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट जेंडर डिफरेंस. हम जेंडर डिफरेंस भी यहाँ पे देख सकते हैं. डू मैन शेक हैंड और वुमेन, ज़्यादा मैन शेक हैंड करते हैं या वुमेन करती है. डू मैन टच द फीट ऑफ एल्डर्स. मैन क्या टच करते हैं एल्डर्स के फीट, या वुमेन ज़्यादा टच करती है. यू कैन क्रिएट मैनी मोर क्वेश्चन ऑफ योर चॉइसेस. और ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप अपनी तरफ से बहुत सारे क्लूज़ को ले सकते हैं और उसके ऊपर अपने ऑब्जर्वेशंस करके, अपने डेटा को कलेक्ट करके एक रिसर्च तैयार कर सकते हैं. सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग.